Let's start with the plan. I'm planning to resume my studying, mostly book reading. I've stopped it for quite almost a year. I was busy somewhere. I was distracted also, and I had some work. Now I'm resuming it. It's जुलाई जुलाई है, 6 महीने हमारे पास बचे हुए हैं, ऑलमोस्ट 180 दिन के आसपास। तो 180 दिन में कोशिश करेंगे एटलीस्ट 150 से 200 बुक कवर करने का। 200 बुक इजीली कवर हो जाता है, ज़्यादा मेहनत नहीं लगता। और रीडिंग स्पीड फास्ट है। स्टार्ट इस बुक से कर रहे हैं, 65 पेज पे अभी पहुँचे हुए हैं और 250 के आसपास पेजेस हैं। तो इस बुक से स्टार्ट करेंगे। और ये एक उपन्यास है, विनोद कुमार शुक्ल का लिखा हुआ। विनोद कुमार शुक्ल का मोस्ट ऑफ द राइटिंग जो है काफ़ी अच्छा और काफ़ी पसंद आता है, क्योंकि काइंड ऑफ एक जो लोकल एसेंस है चीज़ों का, उसको मेंटेन रख पाते हैं, तो उस चीज़ का एक फ़ायदा होता है। तो पढ़ने में काफ़ी मज़ा आता है। और हिंदी बुक शायद हम पिछले 3 साल से स्टार्ट हुआ है। इंग्लिश बुक तो कंटिन्यू पढ़े ही आ रहे हैं। बीच में एक साल ऐसा भी था कि एक साल में ऑलमोस्ट 200 के आसपास बुक कवर किए थे। तो फिर से वही बुक का सिलसिला वापस से जारी कर रहे हैं और देखते हैं कितना ज़्यादा बुक कवर कर पाते हैं। एक्चुअल प्लान ये है कि नेक्स्ट एक साल के अंदर 365 बुक कम से कम कवर कर पाएँ। ज़्यादा जितना हो जाए, कम से कम 365 बुक हो सके। तो पहले 180 करते हैं, फिर 365 भी अपने आप हो जाएगा, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। हाँ, सही है। और जहाँ तक बुक का बात है, ये पहले हिंदी बुक है, पर चांसेस है कि आगे के जो 200 बुक्स होंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि जब इतना ज़्यादा बुक पढ़ेंगे तो कोई एक सब्जेक्ट पे नहीं टिके रह सकते, मल्टीपल सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। जिसमें हिंदी बुक्स तो रहेंगे, जिसमें उपन्यास हो गया, काइंड ऑफ नॉवल हो गया। इसके अलावा इंग्लिश फिक्सन थोड़ा कम रहेगा। फिक्सन रहेगा भी तो ऐसा जो काइंड ऑफ फिलोसफिकल फिक्शन है, नॉर्मल फिक्शन नहीं होगा। फिलोसफिकल फिक्शन मतलब फिलोसफी काफ़ी ज़्यादा डीप उसमें है, तो वो ऐसे होंगे। बाकी मोस्टली फिलोसफिकल बुक्स होंगे। मे बी कुछ शायरी के बुक्स उसमें इंक्लूड हो सकते हैं। हिस्टोरिकल चांसेस कम है, क्योंकि हिस्टोरी कुछ खास अब पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द हिस्टोरीज को कवर कर चुके हैं। हाँ, कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं जो मे बी कंसिडर करें पढ़ना, वो जब बुक आएगा तो पता चलेगा। अभी मेरे पास 10-20 बुक है, बाकी बुक धीरे धीरे आते जा रहे हैं। आज भी एक दो बुक आने वाला है। आज ओनली बट्टी आना है, जॉन स्टुअर्ट मिल का लिखा हुआ बुक है। तो देखते हैं। और ये जितना भी अपडेट है सारा एक बार कंबाइन होके एक ही बार में अपलोड होगा, कंटिन्यूस अपडेट नहीं होते रहेगा। और लास्टली जब भी हम निकलने लगेंगे कुछ अच्छा तुमको दिखा के जाएंगे। जैसे ये वेदर आज का मस्त वेदर है, बारिश हो रहा है। ओके, इट्स डे 2 ऑफ बुक रीडिंग। इट वॉज द फर्स्ट डे एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम आई read for so long. I started at yesterday. I started at 62 or 67, and I had reached till 166. It's almost 100 pages. तो काफ़ी, जब कल पढ़ रहे थे तो दो तीन चीज़ हमको काफ़ी अच्छा दिखा। एक पेज नंबर 75 में तो बेसिकली एक है जो हाथी चलाने वाला है, वो बोल रहा है, और एक है जो हाथी के पीछे बैठा है जो टीचर है। तो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। और ये जो रघुवर प्रसाद नाम है उसका, जो वो घर से और स्कूल तक हाथी से आता जाता है। और शुरुआत में उसको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था, पर विथ टाइम उसको थोड़ा सा ये प्रॉब्लम होने लगा, क्योंकि स्कूल को प्रॉब्लम हो रहा था और कुछ कुछ छोटे छोटे चीज़ें। तो इसी बीच में एक डिस्कशन चल रहा है हाथी का रखवाली करने वाला और रघुवर प्रसाद के बीच, ठीक है। तो इसी बात करते करते पहले, इसके पहले जब भी आता था तो वो जूता पहन के हाथी पे चढ़ जाता था। तो आज उसको वो बोला कि जूता उतार लो। तो उसी पे बात हो रहा है कि हाँ, हाथी का सम्मान करना चाहिए, तुम कुछ उदास लग रहे हो। ये रघुवर प्रसाद उससे पूछ रहा है, साधु से पूछ रहा है, साधु जो हाथी चलाता है। हाँ, मुझे जाना है इसलिए उदास हूँ। कितने दिन के लिए जाओगे? कुछ दिन के लिए, इसके बाद मैं आ जाऊंगा। कहाँ जाओगे? घर जाऊंगा। घर में कौन है? सब है, पत्नी है। ये काफी इंटरेस्टिंग लाइन है, सब है, पत्नी है। नॉर्मली इस चीज को एक्सप्लेन करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि
काइंड ऑफ ये दिखाता है कि घर में भले कितना भी कोई ना हो, ठीक है, एक पार्टनर होने का इम्पोर्टेंस यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। इसलिए कब जाओगे, अचानक, कभी भी, पर मैं लौट नहीं पर मैं घर लौट नहीं रहा हूँ, मैं यहाँ लौटूंगा। ये काफी अच्छा लाइन है। बेसिकली गांव में घर है, सब कुछ है, पर जो एक्चुअल वो जिस चीज को अपना घर मान रहा है, उसका ये हाथी के साथ रहना ही है, काइंड ऑफ। इसलिए तो, पर मैं घर नहीं लौट रहा हूँ, मैं यहाँ लौटूंगा। इसके अलावा एक और चीज मैं पढ़ रहा था, जितना अभी तक मैंने पढ़ा है, लगभग 166 पेज के आसपास। तो उससे एक थॉट मेरे दिमाग में आ रहा था। मैं उसको डायरेक्ट पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है, इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, क्योंकि लिखते समय उतना सोचता नहीं है कि इंग्लिश लिख रहा हूँ, हिंदी लिख रहा हूँ। जो स्टोरी का फ्लो है, वो काफी फास्ट है। जो दीवार में एक खिड़की रहती थी, इस स्टोरी का फ्लो बहुत फास्ट है। पर जब इसके छोटे छोटे इवेंट्स देख रहे हैं या फिर छोटे छोटे चीजें देख रहे हैं, वो काफी स्लो है। और ये एक और चीज समझाता है कि लाइफ में चीजें थोड़ी स्लो होनी चाहिए। उसी में है, द स्टोरी एंड लाइफ शुड ऑलवेज बी स्लो। समवेयर ऑन द वे वी फॉरगेट टू वैल्यू द थिंग्स, एंड दैट्स गुड, बट नॉट एवरी वन लाइफ इज सेम। सो कुछ कुछ लोगों के लिए चीजें अभी भी काफी स्लो चल रही हैं, और काइंड ऑफ वो बेटर लाइफ जी रहे हैं, अनटिल अनलेस वो खुद को दूसरे से कंपेयर ना करें। कंपेरिजन काफी खराब चीज है। तो आ, जब तक वो खुद को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, वो काफी काम लाइफ जीते हैं। काफी चीजें, दिन के डिसीजंस वो खुद से ले रहे होते हैं। उनके डिसीजंस के बदले कोई और नहीं ले रहे होते हैं। मतलब ना उनके फैमिली, ना उनका कोई बॉस, या फिर ना उनका काम, या फिर जिससे भी वहां से जहाँ से भी वो पैसा कमा रहे, रोजी रोटी कमा रहे, उस पर बेसिस नहीं होता है उनके लाइफ डिसीजंस, डेली डिसीजंस। कॉन्शियसली डिसीजंस ले रहे होते हैं, उसके ऊपर लिखा गया। तो ये व्हेन यू lose so many things over period, whatever you have is always precious, and with time it's keep on increasing. Recently, अगर मेजोरिटी की बात ना करें, मतलब लोग अभी मेटेरियलिस्टिक चीजों पे काफी ज्यादा ध्यान देते हैं, पर वो उनसे वैल्यू अटैच नहीं कर पाते हैं। वो काइंड ऑफ एक, आई डोंट हैव अ बेटर वर्ड, सो काइंड ऑफ शो ऑफ के लिए हो जाता है, वैल्यू अटैच नहीं कर पाते हैं। पुराने लोगों के अंदर क्या था कि वो, पुराने मतलब पिछले जनरेशन, उनके अंदर क्या था कि वो चीज़ों में वैल्यू अटैच अच्छे से कर पाते थे। और इसके कारण कभी आप उनको बोल दो कि ये चीज़ पुरानी हो गई फेंक दो, वो जल्दी फेंकते नहीं, उन्हें रखने का एक आदत सा हो गया। तो ये काफ़ी एक अच्छा पॉइंट है। इसी पे है कि जब आप लोगों को, चीज़ों को, रिलेशनशिप्स को, फीलिंग्स को, इमोशंस, काफ़ी चीज़ों को समय के साथ लूज करते जाते हो, आपके पास अगर कुछ छोटी मोटी चीजें भी पुरानी बची होती है, उनके साथ काफी सारे मेमोरीज अटैच हो जाते हैं। तो उसके कारण उनका जो वैल्यू है, उनका जो वर्थ है, वो काफी बढ़ते जाता है। और जब मैं इस चीज सोच रहा था, तो मेरे दिमाग में अगर बचपन को लेके कुछ चीजें याद आ रही थी, तो काफी छोटी छोटी चीजें थी। पर एक चीज जो थी, जो मुझे याद आ रही थी, वो थोड़ा सा इंसेप्टिव टाइप होगा, क्योंकि जब पुराने 10 रुपए का नोट आता था, वो काफी ज्यादा काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग था मेरे लिए। मतलब वो, अगर मुझे कोई बोले कि पैसा कैसा दिखता है, फिर कैश कैसा दिखता है, तो वो एक इमेज आता है। 10 रुपए का वो पुराना नोट, और काइंड ऑफ, अगर नोट की ही बात सिर्फ कर रहे हैं, तो 100, बाकी सारे नोट्स में उतने नहीं, 10 और 50, क्योंकि मोस्टली हमारे पास यही होते थे, इससे ज्यादा होते नहीं थे, तो इस कारण से। और अगर चीजों की बातें करें, तो काफी सारी छोटी छोटी चीजें थी, जो मोस्टली दिवाली या दशहरा पे आया करती थी, और उनसे हम काफी ज्यादा अटैच हो जाते थे, यहाँ तक कि वो खराब हो जाते थे, फिर भी हम उन्हें रखा करते थे। तो ये चीजें हैं। और स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। स्टोरी अभी तक कुछ खास ट्विस्ट या टर्न नहीं लिया है। हाँ, जो हाथी वाला है, वो ऑलरेडी जा चुका है, और वो हाथी छोड़ के रघुवर प्रसाद के पास से जा चुका है। और रघुवर प्रसाद को पता भी नहीं है, क्योंकि उसने उसे बताया भी नहीं है। और अभी करंटली हाथी का देखभाल ये लोग कर रहे हैं, इसी पे स्टोरी चल रही है। पहला दिन था तो काफी स्लो है, 100 पेजेस ही कवर किए हैं। आज से
ट्राई करेंगे कि आराम से 200 प्लस पेज कम से कम, ताकि एक दिन में एक बुक इजीली कवर हो सके और टॉपिक्स भी काफ़ी सारे हैं. ओके, it's day 3 and I completed two of the books. I completed this one. The ending was quite interesting. It's very kind of natural ending. That's how Hindi writers write. They don't fantasize the ending or happy ending, something like that. The ending is pure, ending is very raw, and it is as things happen. Simple. It's interesting. And one more thing about this book, दीवार में खिड़की रहती थी. I don't remember book names and writers mostly. So the one thing interesting about this is it has very many short stories which are aligned with the main character, but when you go through it, the short stories are as beautiful as the main story. I started this one as a main thinker. It's a very small book, so I just completed it, and it's just 82 or 100 pages, and there are many notes I have made here. It's kind of personal thoughts, and it's a very quick read, so I thought I should complete it as soon as I can. And it's, if I summarize this book, it's basically the way you think about things and the way you act upon things change your circumstances accordingly, and you will always face problems, but with the help of your thought process you can tackle through them. There will always be obstacles, but you can pass through them easily. And the majority factor is the thought process, because sometimes the problems are not that much big, but the way we think about it, or the way we see, makes it big. Then I started this one also. This is by Dr. Bhimrao Ambedkar. It's बुद्धा और कार्ल मार्क्स. तो इसके बारे में कोई भी अगर बात करेगा तो पहले लगेगा कि ये काइंड ऑफ कंपैरिजन किया जा रहा है, फिर ये वो बहुत चीज़ें, या फिर काइंड ऑफ बुद्धा वर्सेस कार्ल मार्क्स, जबकि बुक का क्लियरली नाम और है, और का बहुत ज़्यादा मायने है. तो पब्लिक को, मतलब पब्लिक रीडर्स, तो रीडर्स को कहीं ना कहीं ये लगेगा कि ये कंपैरिजन है, और ये कंपैरिजन बहुत ही, कंपैरिजन 5% या 10% बुक का पार्ट होगा. बाकी जो 90% पार्ट है वो इस बारे में है कि बुद्धा का फिलॉसफी, अहिंसा फिलॉसफी, और जो कार्ल मार्क्स का फिलॉसफी है, दोनों में बहुत सारे मेजॉरिटी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, और वो पॉजिटिव पॉइंट्स जो सोसाइटी में इनइक्वालिटी है उसको दूर करने के लिए काफ़ी अच्छे से यूज किया जा सकता है. तो जब जब अम्बेडकर जी इसका हम बात कर रहे हैं, तो वो ये देख रहे हैं कि कैसे दोनों के पॉजिटिव्स को कंबाइन करके एक अच्छा सोसाइटी बनाया जा सकता है. तो उस चीज़ पे ही है. और स्टार्टिंग ही काफ़ी अच्छा, अभी ज़्यादा कंप्लीट नहीं किए, सिर्फ फॉरवर्ड पढ़े हैं, और फॉरवर्ड में ही काफ़ी ज़्यादा चीज़ को अच्छे से बताया गया. अभी हम स्टार्ट कर देते हैं. तो कार्ल मार्क्स का जो इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन ही इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. कार्ल हेनरिक मार्क्स was a German philosopher. Let's count it. Philosopher, economist, sociologist, historian, journalist, revolutionary socialist. When you think about things, you expand. You don't have to think about things one way or other. It keeps on rolling. It's kind of snowball effect. So that's how he was so many things and so important. When I will reach the philosophy of Buddha, I will also talk about it, and I might talk about a lot about this book. Sorry, I'm distracted because there is a cat. There are many cats here, and they are always roaming, and they are beautiful. I will put an image on the screen. I was thinking that when I will complete this 150 to 200 book challenge, kind of challenge, I'm not taking it as a challenge, on 150 to 200 books, then I will combine all the videos and put it up. But it didn't make much sense, so I'm thinking of dividing it into 20 videos maybe. If I cover 200 books, and if I cover 150 books, it will be 15 videos. 10 video, 10 days. After I cover 10 books, there will be a video. This will go on soon. So
I was expecting that you will see the first video quite late, but now you will find it soon. So that's all. And let me take a photo of the cat and let me show you. See, this is the cat I was talking about. There are 3 to 4 cats. They are always roaming here and there, and I think she's the one who always sleeps here on the wall only. Whole night she is there, whole day she is there. She's yawning there, she's sleeping there. It's quite a good life. Okay, see you later. सो स्टे 4 और अभी यही बुक कंटिन्यू कर रहे हैं. अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, 10 पेज बचा है. और बुक में काफ़ी चीज़ें हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में बात किया जा सकता है. पहला चीज़ जो है इसमें जो बुद्ध हैं, बुद्ध के काफ़ी सारे अलग अलग टीचिंग्स हैं, जिसमें पंचशीला आता है. बेसिकली 5 ऐसी चीज़ें जिससे एब्सटेन करना चाहिए. फिर 8 फोल्ड पाथ आता है जो फॉलो करना चाहिए, जिससे हम अपने खुद को इंटरनली बेटर कर सकते हैं. उसके बाद इसके हिंड्रेंसेस क्या क्या हैं, मतलब अगर ये हम पाथ फॉलो करें तो क्या क्या प्रॉब्लम्स बीच में हमें फेस करना पड़ता है. ये काफ़ी सारे हिंड्रेंस है, ऑलमोस्ट 10 हिंड्रेंस हैं. हिंड्रेंस के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ों के बारे में मैंने शॉर्ट्स बना दिया है. हिंड्रेंस के बारे में कुछ नहीं बताया. तो हिंड्रेंस में पहला है डिलीजन ऑफ सेल्फ, सेकंड है डाउट और इनडिसीजन, थर्ड आता है डिपेंडेंस और एफिकेसी ऑफ रिचुअल, बेसिकली रिलीजन का जो रिलीजियस साइड है उसके बेसिस पे. फोर्थ है जो बॉडली पैशंस है. फिफ्थ है इलविल, दूसरे का बुरा चाहना, मतलब ताकि खुद का चॉइस के लिए दूसरे का बुरा चाहना. सिक्स्थ है सप्रेशन ऑफ डिजायर फॉर फ्यूचर लाइफ. अभी अगर कुछ चाह भी रहे हैं, फ्यूचर बेटर हो उसके लिए अभी वो नहीं कर रहे हैं, काइंड ऑफ करेंट लाइफ में ना जीना. ठीक है. सेवेंथ है डिजायर फॉर अ फ्यूचर इन एनी मटेरियल वर्ल्ड. तो कहीं ना कहीं सबका एक ये काइंड ऑफ फैंटेसाइज वर्ल्ड है कि फ्यूचर में जाके एक अकेले रहना है, दुनिया से दूर, मटेरियल चीज़ों से दूर. एक ये हिंड्रेंस आता है. उसके बाद एट्थ है प्राइड. नाइन्थ है सेल्फ राइचियसनेस. ये भी एक हिंड्रेंस है, क्योंकि बहुत बार बहुत चीज़ें हम सोच लेते हैं, बहुत सारे हम डिसीजंस ले लेते हैं, पर जब उस रास्ते पे चलते तो हमें लगता है कि कहीं न कहीं ये मेरे थॉट प्रोसेस से क्लैश कर रहा है. तो वहाँ पे सेल्फ राइचियसनेस का प्रॉब्लम आता है. 10th है जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको कहते हैं इग्नोरेंस, क्योंकि ये सबसे हार्डेस्ट है. मतलब यू कांट हैव ऑल द नॉलेज इन द वर्ल्ड, सो यू आर ignorant to a bit and pieces. Always a domain remains where you are ignorant. तो ignorance है जो काफ़ी ज़्यादा है. उसके बाद बुद्ध का 10 वर्च्यूज़ के बारे में इसमें बात किया गया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब जिसको लेके बेटर किया जा सकता है. टेम्परामेंट है उसमें. उसके बाद विजडम है और काफ़ी चीज़ें हैं. तो ये बुक पढ़ने पे पता चलेगा. और ये काफ़ी सारे हैं, और जब इसी को कॉम्युनिज्म से कंपेयर किया गया है तो वहाँ पे काफ़ी लिमिटेड चीज़ें हैं. वायलेंस और डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट. इसी के बाद दोनों इसी से प्रूव किया गया है कि मार्क्स और बुद्ध दोनों का एंड गोल सेम है, पर जो मीन्स है, जो रास्ता है, वो काफ़ी डिफरेंट है. और अगर कभी भी कोई डिस्कशन या डिबेट इन दोनों के बीच हो रहा है, इन दोनों पर्सनैलिटीज़ के बीच, तो बात ये होना चाहिए कि किसका मीन्स बेटर है. तो वही मीन्स के बारे में काफ़ी डिटेल में बात हुआ गया है. उसके बाद इसी में जब पढ़ते पढ़ते एक जगह पहुंचा, तो ये एक लाइन था, देयर इज़ नो लिबर्टी इवन व्हेन देयर इज़ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट. ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और डिक्टेटरशिप के बारे में बात कर रहा है. और इसमें एक लाइन था जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, जो शुरुआत में समझ में नहीं आया था कि ये सच कैसे हो सकता है, मतलब थोड़ा सा ऑफ लग रहा था. तो वो ये है, फॉर लॉ मीन्स वांट टू लिबर्टी. लॉ इज़ नॉट द लिबर्टी, इट इज़ डिज़ायर ऑफ लिबर्टी. तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है. इसको अगर कोई अच्छे से समझ ले, एक और पैरा है, वो भी पढ़ के सुनाता हूँ. इन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट यू हैव अ ड्यूटी एंड अ राइट, एंड ड्यूटी is to obey the law and right is to criticize it. In dictatorship you have only duty to obey but no right to criticize it. दोनों में काफ़ी ज़्यादा काइंड ऑफ सिमिलरिटी है. अगर लॉ को इग्नोर किया जाए, बेसिकली इट इज़
गवर्नमेंट बाय लॉ, सो उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, पर अगर उस चीज़ को हटा दिया जाए तो काफ़ी चीज़ें सिमिलर है। उसके बाद दोनों के मीन्स के बारे में बात किया जा रहा है, कौन ज़्यादा एफिशिएंट है, कौन ज़्यादा बेटर है। उसके बाद एक और चीज़ है, बुक जब पढ़ रहे होगे तो बहुत सारे सेंटेंसेस बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि बहुत पुराने रेफरेंसेस उठाए हुए हैं। तो एक्सर्प्ट जो है वो काफ़ी टूटा फूटा इंग्लिश में लिखा, मतलब उनका लिखने का तरीका वही था और वो काफ़ी बेटर तरीका है टूटा फूटा अभी के हिसाब से। तो पढ़ने में थोड़ा मुश्किल होगा, पर हार्ड नहीं है। पॉइंट ये है कि जो मैसेज है वो क्लियर होना चाहिए, जो कम्युनिकेट करना चाह रहा है ऑथर वो क्लियर होना चाहिए, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसी में नेक्स्ट पेज में एक और चीज़ था। हाँ, बेसिकली एक स्टोरी के बारे में बात किया जाए तो वो स्टोरी जब पढ़ोगे तब पता चल जाएगा। आगे अगर पढ़ें, अच्छा हम 66 पेज तक पढ़े हैं अभी तक, यहाँ पे इतना ही है। इसके आगे स्टेट किस तरह से बिखरना शुरू होता है और उसका एक रोलिंग इफेक्ट, मतलब वही क्या बोलते हैं उसे, एक वर्ड है ना, आइस बॉल इफेक्ट। तो उसका आइस बॉल इफेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे कैसे असर पड़ता है और धीरे धीरे स्टेट कैसे अपने एंड के तरफ जाता है। तो ये, और ये बुक ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। बीच में हम एक लाइन पढ़े थे, वो लाइन इंपॉर्टेंट है। फॉर लव मीन्स वांट ऑफ लिबर्टी। इसी लाइन से मेरा नेक्स्ट बुक है। जब लिबर्टी के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो मेरे पास दो बुक का ऑप्शन था, एक ये ऑन लिबर्टी जॉन स्टुअर्ट मिल का लिखा हुआ है, और दूसरा था ये कन्फेशंस सेंट अगस्टस का लिखा हुआ है, सेंट अगस्टीन। तो अभी आज ये बुक स्टार्ट ऑलमोस्ट कर चुके हैं, बस अभी इसका फॉरवर्ड पढ़े हैं, और काइंड ऑफ आज डे 4 ही है और हम 7वें 8वें बुक पे हैं। तो स्पीड का कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा चीज़ है कि चैलेंज की तरह इसको नहीं लेना चाह रहे हैं, भले वो चैलेंज की तरह बनते जा रहा है, पर बुक पढ़ रहे हैं क्योंकि बुक्स पढ़ने में मज़ा आ रहा है। काफ़ी टाइम से बुक्स पढ़ रहे थे, पर बुक्स से ज़्यादा आर्टिकल्स और बाकी चीज़ें पढ़ रहे थे, तो वापस बुक्स पे फोकस करना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये बुक स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बारे में कल बात करते हैं, कल तक अगर पढ़ पाएँ। अभी फ्राइडे सैटरडे संडे है तो मे भी शायद थोड़ा कम पढ़ें या फिर थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ लें, वो डिपेंड करेगा। और हाँ, चैनल पे शॉर्ट्स भी हैं और बुक्स रिलेटेड और भी वीडियोज़ हैं, जैसे बुक रिकमेंडेशन और काफ़ी चीज़ें, तो वो भी ज़रूर देख लेना। अच्छा, तो याद नहीं कौन सा डेट है, पर मोस्ट प्रोबेबली 5th होगा। 5th 6th और 7th, तीनों दिन हम आज ही कवर कर रहे हैं क्योंकि पिछले 2 दिन से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे। ये बुक कंप्लीट हो गया था और इस बुक में कुछ खास बचा नहीं था, पर एक लास्ट का जो है वो हम बस पढ़ना चाहेंगे। हाँ, लास्ट में बुक जब समरी पे पहुंचा तो बेसिकली 3 पॉइंट्स को कवर कर रहा था, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी। एक फाइनल क्लेम है कि जो तीनों चीज़ हैं, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और सोसाइटी, अभी तक के किसी भी ऐसे गवर्नमेंट फॉर्म में पॉसिबल नहीं है प्रॉपरली, जो तीनों एक साथ एग्जिस्ट कर पाए। बट इंटरनली एग्जिस्ट कर सकता है, जो बुद्ध का एक थॉट प्रोसेस है, एक टीचिंग का जो एक स्फीयर है, उसमें ये तीनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं और मे बी इसको कंबाइन करके रखा जा सके किसी गवर्नमेंट में, अगर दोनों साइड को कंबाइन किया जाए। इस बुक में बस इतना ही है, कुछ खास मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पर कुछ ऐसा खास बताने के लिए है नहीं। इसके बाद ये बुक था ऑन लिबर्टी जॉन स्टुअर्ट मिल का। ये बुक हम स्टार्ट तो नहीं कर पाए, पर इसका स्टार्टिंग यहीं से है कि ये बुद्ध और मार्क्स बाय भीमराव अम्बेडकर से ये कंबाइन हो रहा बुक। और सबसे बेटर ये बुक पढ़ना इसलिए था कि लिबर्टी, जानते हैं लिबर्टी क्या होता है, हम भी जानते हैं लिबर्टी क्या होता है, ऊपर ऊपर सबको समझते हैं, पर एक्चुअली लिबर्टी अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग तरीके से कहाँ पे किस तरह से मैटर करता है, ये समझना इतना आसान नहीं होता है। तो उसके लिए ये बुक पढ़ना स्टार्ट किए, ज़्यादा नहीं, हम ज़्यादा के स्टार्ट भी काइंड ऑफ नहीं ही किए हैं क्योंकि 2 दिन से मेरा स्लीपिंग डे चल रहा था, सैटरडे संडे। तो अब स्टार्ट करेंगे, और क्योंकि 2 दिन पार हो चुका है तो दो और बुक भी स्टार्ट किए, कंबाइन करके पढ़ें, क्योंकि कभी कभी
फ़िलॉसफ़ी पढ़ने का मन नहीं करता तो हिंदी लिटरेचर, कभी हिंदी लिटरेचर नहीं तो कभी रशियन लिटरेचर, फ्रेंच का कुछ-कुछ, फिर और क्या है, फ़िक्शन, नॉन फ़िक्शन सब कंबाइन करके पढ़ने में ज़्यादा बेटर होता है, ताकि कभी बोर ना हो बुक पढ़ने में। एक ये बुक है ओब्लोमोव। ये जब हम बुक्स ऐड कर रहे होंगे तो हमको दिखा होगा कि ये बुक क्यों हमको भी याद नहीं है क्यों ऐड किए। मोस्ट प्रोबेबली स्टोरी बेस्ड होगा, हाँ स्टोरी बेस्ड है पर फिलोसफिकल स्टोरी बेस्ड है जैसे। तो ये स्टोरी बेस्ड है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है, फिलोसफी बेस्ड स्टोरी, और रशियन लिटरेचर से बिलोंग करता है। तो एक ये है और दूसरा है जो ये पढ़ रहे थे, दीवार में एक खिड़की रहती है, सेम राइटर का है, नौकर की कमीज़, ये वाला। और एक और बुक है, हाँ एक और चीज़ है कि कुछ कुछ बुक्स हम अब सारा बुक बाय नहीं करना चाह रहे हैं, कुछ कुछ बुक्स हम ऐसे भी पढ़ना चाह रहे हैं क्योंकि जैसे एक और बुक स्टार्ट की है वो है लेटर्स फ्रॉम ए स्टोइक। काइंड ऑफ बुक पढ़े नहीं है पर ऊपर ऊपर एक अंदाज़ा है कि बुक में एग्जाम्पल्स को इग्नोर किया जाए, जितना भी नॉलेज और जितना भी लेसन्स और टीचिंग्स या जो भी हैं वो सब कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है हमको, और वो सब चीज़ें ऑलरेडी काइंड ऑफ फॉलो भी कर रहे हैं बहुत फेजेस में। पर उस टेक्स्ट के थ्रू जाना एक अलग एक्सपीरियंस होता है, तो पढ़ेंगे। मेरे लिए तो काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि हम दोबारा उस बुक को पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ है। तो बेसिकली अभी 4 बुक है, आज डे 7 है। आगे का बुक सब सोच रहे हैं थोड़ा सा नॉन फिक्शन को भी ज़्यादा इंक्लूड किया जाए, तो देखते हैं। काफ़ी क्विक अपडेट था, प्रेमिलो काफ़ी कॉमन पेयर। चलो ठीक है, बाय। ओके, इट्स डे 8। आज का बेसिक अपडेट यही है कि आज कुछ खास बुक पढ़े नहीं है, ये बुक कल स्टार्ट किए थे, इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। राइटर का जो इंट्रोडक्शन है और राइटर का जो चाइल्डहुड है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके बारे में जब दोबारा हम इसके बारे में काइंड ऑफ रिव्यू देंगे तब बताएंगे कि क्यों इंटरेस्टिंग लग रहा है। 1800 के आसपास से स्टार्ट हुआ है लाइफ, तो वो पीरियड भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उसके कारण राइटिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी प्योर है थॉट्स, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे थॉट प्रोसेस डेवलप ही हो रहे थे, बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स धीरे धीरे उभर के आ ही रहे थे इस कारण से। और जहाँ तक बुक पढ़ने का बात है तो बुक ज़्यादा पढ़ नहीं पाए, वीडियो एडिटिंग में बिजी थे। और इस चीज़ को लेके कभी कोई रेगरेट या कुछ ऐसा नहीं होता अगर हम कोई डेडलाइन मिस करते हैं या फिर कुछ भी ऐसा। सिंपल चीज़ है, 2 रूल है। पहला कि कुछ भी करो मस्ती में करो, डिसिप्लिन के साथ करो, पर अगर मिस हो जाए तो उसको लेके रेगरेट का कोई सेंस बनता नहीं है। अगर सिंपल वर्ड्स में बोले तो टारगेट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बेसिकली जो फ्लो है, जो टाइमलाइन है, उसमें एक मज़ा आना चाहिए, उसमें इंटरेस्ट आना चाहिए, तो वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। डे 8 है, 2 दिन और 10वें दिन वीडियो पोस्ट हो जाएगा। इट्स डे 9 एंड 10 बिकॉज आई डिडंट रिकॉर्ड इट यस्टरडे। काफ़ी पढ़ रहे थे और पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा था। बेसिकली ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स बुक है, सिंपल नॉन फिक्शन नहीं है कि तुम पढ़ के सीधे पार हो जाओ। अभी तक हम 30 पेज पढ़े हैं और 30 पेज में अभी तक 13-14 काफ़ी ज़्यादा मेजर कंसेप्ट को कवर कर चुका है। इसके रिलेटेड हम एक चीज़ लिखे थे, पहले वो हम डायरेक्ट पढ़ देते हैं क्योंकि उस टाइम पे जो थॉट प्रोसेस होता है वो मेरा इसी हिसाब से निकलता है। If someone reads the first 20 to 25 page and understand it perfectly, he will understand how the course or the flow of most of debate discussions are in the wrong direction. ये मोस्टली इंडिया और ओवरऑल भारत हो रहा है, पर इंडिया में अभी ये ज़्यादा देखने को मिल रहा है कि जो डिस्कशंस और डिबेट्स है उसका कोई खास सेंस बन नहीं रहा है, जो कि कोई एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिबेट या वो नहीं हो रहा है। ये है उसका, and that's one of the reason I stopped debating. Last time I stepped into a major debate was few years back in college. Of course I still discuss ideas, discussion और debate दोनों में बहुत डिफरेंस है, तो डिबेटिंग का सेंस कुछ खास बनता नहीं है, डिस्कशन सही है। तो डिस्कशन में अभी भी है, बट इट इज़ नेवर डन टू प्रूव अ पॉइंट। और कभी भी डिबेट पॉइंट प्रूव करने के लिए होता है, लेकिन वो तब सही है जब डिबेट का एक फ्लो हो, एक सेट ऑफ रूल्स हो। अगर हम लोग इस बात पे लग जाएं, इस बात से डिबेट स्टार्ट करें कि अर्थ फ्लैट है कि राउंड,
तो उस डिबेट का कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि हम लोग वहाँ पे सीधे काफ़ी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, जो बेसिक ट्रूथ हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, उनको ही इग्नोर कर रहे हैं। तो इसी तरह से कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ्स नहीं है, पर कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग सब जानते हैं, हम लोग को सब पता है, उसका कोई प्रूफ नहीं है, उसका कोई एविडेंस नहीं है, पर हम लोग को पता है कि ये चीज़ें पास्ट में हुई है, अभी हो रही है, या फिर फ्यूचर में पॉसिबल है होने का। तो ऐसी चीज़ें, इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये नहीं है, तो उसके कारण उस डिबेट को इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो ये एक पॉइंट है। और जहाँ तक बात है, हाँ, इस पे एक और चीज़ लिखे हैं, प्रूविंग अ पॉइंट इज काइंड ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम एक्सेप्ट व्हेन इट प्रोवाइड्स अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, जो अभी हम बोल रहे थे, ये लिखे थे। इसके बाद अभी जो 20 पेज 25 पेज पढ़े हैं, इसमें कुछ खास इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, तो उसको हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं, बीच में कट्स रहेगा क्योंकि हमको देखना पड़ेगा। तो बुक जब स्टार्ट किए थे, बुक जब स्टार्ट नहीं किए थे, जब पहले भी बुक का सिर्फ नाम देखे थे, तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये था कि बुक का एक सर्टेन फ्लो होगा और एक सर्टेन टॉपिक होगा जिसके बारे में ये बात कर रहा होगा, मोस्टली लिबर्टी होगा, और उसका कंटेक्स्ट भी कहीं ना कहीं अंदाज़ा था कि एक यूनिवर्सल लिबर्टी, और उसको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लिबर्टी से जोड़ के, पॉलिटिकल इन द सेंस की डेमोक्रेटिक लिबर्टी और बेसिकली कंट्री बेसिस लिबर्टी पे बात हो रहा होगा। पर जब इस बुक का स्टार्ट हो रहा है तो पहले ही 5 लाइन में ये काफ़ी क्लियर किया गया है कि बुक सिविल और सोशल लिबर्टी पे है, और उसमें भी एक लीनियर पाथ नहीं है, बेसिकली 3 पाथ हैं। पहला पाथ है कि इंटरनल लिबर्टी, कि तुम खुद पे कितना सेंसरशिप कर रहे हो, काइंड ऑफ यही हुआ, उसका जस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। सेकंड है एक्सटर्नल लिबर्टी, तुम जो एक्ट्स कर रहे हो, जो भी चीज़ें तुमको लग रही हैं कि हमको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वो हो गया एक्सटर्नल लिबर्टी। और तीसरा पार्ट है, वो है काइंड ऑफ ग्रुप और कम्युनिटी का लिबर्टी, कि मतलब अगर तुम एक कम्युनिटी में हो तो तुम्हारा लिबर्टी किसी और के लिबर्टी को अटैक ना करे, लिबर्टी या फिर बाकी दूसरी चीज़ों को भी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो उन चीज़ों को हार्म ना करे, तब तक वो लिबर्टी सीख है। तो तीसरा लिबर्टी का पॉइंट ये होता है। स्टार्टिंग में ही काफ़ी अच्छा क्लियरेंस था। इसके बाद हाँ, एक और चीज़, जब ये गवर्नमेंट के बारे में बात कर रहा है, मतलब जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, तो जब हम लोग विल ऑफ द पीपल का बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग इसी को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। एक्चुअल अगर प्रैक्टिकल सेंस में देखा जाए, जो इस बुक में लिखा हुआ है, हम उसी को अपने वर्ड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक्चुअल सेंस में देखा जाए तो वो विल ऑफ द पीपल नहीं, हमेशा विल ऑफ द मेजोरिटी होता है, और विल ऑफ द मोस्ट एक्टिव पार्ट होता है। एक वो चीज़ हो गया। इसके बाद एक और पॉइंट था, इसके बाद एक और था, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन इसमें उठाया गया कि जो लिबर्टी है, इसका लिमिट कहाँ होना चाहिए, मतलब इसका लिमिट किस बेसिस पे डिसाइड होना चाहिए। ये बहुत कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि जब मेरा लिबर्टी किसी और को हार्म ना करे, फिजिकली, मेंटली, सोशली, हर सेंस में, जब तक हार्म ना करे तब तक वो लिबर्टी सही है, और वही लिमिट होना चाहिए। पर ये क्वेश्चन अगर इसमें डीप जाया जाए तो इतना ईजी नहीं है, ये और ज़्यादा, इसके अंदर और चीज़ें हैं जिसको एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। इसके बाद है कस्टम्स के बारे में बात किया गया है। कस्टम बेसिकली काइंड ऑफ, अगर इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए बोले, ट्रेडिशन, कल्चर, रिचुअल, काइंड ऑफ वो कस्टम्स जो हमारे में होते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं, और उनके पीछे कुछ खास एविडेंस बेस्ड नहीं होते हैं, इसलिए उनको क्वेश्चन किया जा रहा है यहाँ पे। एक स्टेटमेंट है, डायरेक्ट पढ़ रहे हैं, बीच में जिस हिसाब से हमको समझ में आएगा हम समझाएंगे, मतलब हम समझ चुके हैं पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है। तो नो वन indeed acknowledges to himself that his standard of judgment is his own liking। जो मेरा जजमेंट है, हम उसको खुद के प्रेफरेंस की तरह कभी नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि ये चीज़ ट्रुथ है, ठीक है। बट एन ओपिनियन ऑन अ पॉइंट ऑफ कंडक्ट
नॉट सपोर्टेड बाई रीज़न, यहाँ पे रीजन्स नहीं है, रीजन्स हम दे रहे हैं पर एक्चुअली में रीजन्स है नहीं, एक्चुअली में वो मेरा प्रेफरेंस है। कैन ओनली काउंट एज वंस पर्सनस प्रेफरेंस, वो हमेशा एक पर्सन का प्रेफरेंस ही होगा, वो रीज़न, वो कंडक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, वो रूलिंग नहीं हो सकता, वो एक थॉट प्रोसेस नहीं हो सकता, वो थॉट प्रोसेस होता है, वो एक क्या बोल सकते हैं इसको, स्टैंडर्ड ऑफ जजमेंट नहीं हो सकता। हाँ, उसके बाद एंड इफ द रीजन when given are mere appeal to similar preference felt by other people, अगर यही चीज़ जो एक आदमी का पर्सनल प्रेफरेंस है, अगर ये 1000, 10,000, 1,000,000, इवन पूरा कंट्री, ठीक है, इवन पूरा कंट्री सब इसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, फिर भी वो एक प्रेफरेंस ही है, वो एक ट्रुथ नहीं हो सकता। बहुत सारी चीज़ें प्रेफरेंस बेस्ड हैं, रीजन और ट्रुथ बेस्ड नहीं है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन था, ये छठा पॉइंट था। इसके अलावा एक और काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है यहाँ पे, सिंपैथी और जो एम्पैथी होता है इन सब चीज़ों के बारे में बात किया जा रहा है। तो एक सेंटेंस है, एंड सिंपैथीज एंड एंटीपैथीज विच हैड लिटिल और नथिंग or nothing to do with the interest of society have made themselves felt in the establishment of moralities with quite as great force। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट है। बेसिकली ये है कि जो सिंपैथी है और जो भी लोगों के प्रति गुडविल के थॉट्स हैं, उसका सोसाइटी के इंटरेस्ट, मतलब सोसाइटी की बेनिफिट्स से कुछ डायरेक्ट लेना देना है नहीं। अगर इस चीज़ को काफ़ी बहुत ही डिटेल में समझाया गया है, ये चीज़ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसके बाद एक और ये है, लिबर्टी को यहाँ पे काइंड ऑफ अभी तक जितना टॉपिक, जितना पॉइंट्स कवर किए उसके हिसाब से यहाँ पे डिफाइन किया गया। इसका डिफिनेशन मेरे हिसाब से लगता है ओवर द टाइम इम्प्रूव होता जाएगा। Liberty as a principle has no application to any state of things anterior to the time when mankind have become capable of being improved by free and equal discussion। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। उसके बाद फिर वही पॉइंट है जो हम पहले बता चुके थे, तीन, एक है इनवर्ड लिबर्टी, सेकंड है एक्सटर्नल लिबर्टी और थर्ड है कलेक्टिव लिबर्टी। इसके आगे का देखते हैं। तो 10 दिन में लगभग इतना कवर हुआ है। टोटल कितने बुक्स कवर हुए हैं एक बार चेक कर लेते हैं। और कुछ बुक्स हैं जो हम मैकबुक पे भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैकबुक पे पढ़ने में कोई दिक्कत होता नहीं है। तो अब मैकबुक पे अभी हम लेटर्स फ्रॉम स्टोइक और फिर ये पढ़ रहे थे, मेडिटेशंस भी पढ़ रहे थे। साथ में एक और बुक है इवोल्यूशन पे है, उस बुक का हमको नाम याद नहीं है, इस तरह से करके अ मैन, अ ट्री एंड द सरपेंट करके ऐसे कुछ बुक का नाम है। इवोल्यूशन के ऊपर है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी हार्ड लैंग्वेज है और काफ़ी मुश्किल हो रहा है हमको ये पढ़ने में, मतलब एक एक पेज समझने में ही बहुत ज़्यादा मेहनत लग रहा है। तो ये सब बुक है। इसके अलावा ये भी आया था पर ये अभी तक पढ़ना स्टार्ट किए नहीं है। 10 दिन में कितना, लगभग 6, 7, 8 बुक कंप्लीट हुआ है। इसके बाद फिर धीरे धीरे पेस बढ़ते जाएगा। आगे अभी अगला वीक, अगला 10 दिन जो भी है, मोस्टली फ़िलॉसफी ही पढ़ेंगे, थोड़ा सा हिंदी को साइड रखेंगे। मन तो काफ़ी ज़्यादा हिंदी पढ़ने का करता है, पर टाइम के हिसाब से देखें, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसको बोला जाता है कि जो भी टाइम, मनी, ये दोनों चीज़ को जो भी तुम कहीं और स्पेंड कर रहा है और वो यूज़फुल नहीं है, तो उसके जगह तुम कुछ और बेटर कर पाया होता। तो ये एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है जिसको जिसको लेके रेगरेट नहीं करना होता है, जिसको लेके चीज़ों को प्लान करना होता है कि मेरे पास आगे एक सप्ताह में 168 घंटा है, कितना सोना है, कितना पढ़ना है, कितना क्या करना है, और उसके हिसाब से बाकी जो टाइम बचता है उसके हिसाब से कितना एंजॉय करना है, गेम खेलना है, जो भी खेलना है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैटर करता है, तो इसीलिए अभी हिंदी को थोड़ा सा साइड रखेंगे। और 2-3 और कुछ प्लान है, कल प्लान कर रहे थे, पर जब उस पर काम स्टार्ट करेंगे तब बता देंगे। बुक्स को लेके नहीं है, पर फोटोग्राफी को लेके और थोड़ा बहुत इधर उधर है। यहाँ पे हम जितना भी मेरा
आसपास का जो भी काम होगा मोस्टली वर्क रिलेटेड ही करेंगे, फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, वीडियो एडिटिंग। सो दैट्स ऑल। थैंक यू और सब्सक्राइब कर लेना। बाय, साइनिंग ऑफ।